Hello friends, very good morning. I think network engineers are highly prized in IT industry. So I have decided to give you knowledge career in networking. Here I am just going to share my experience related to the career in networking field. मैंने डिसाइड किया है कि इस साइट baliasity.in पे मैं नेटवर्किंग में जो कैरियर आज की डेट में है उन पे मैं फोकस करूं और उसके बारे में वन बाय वन करके मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं। बेसिकली बेसिक लेवल पे हम लोग नाम सुनते हैं, कहीं भी किसी भी सिटी में जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है। लोग कहते हैं यार एमसीएससी कर ले, एमसीआईटीपी कर ले। तो बेसिकली एमसीएससी जो होती थी वो 2003 सर्वर पे होती थी और जो एमसीआईटीपी आ गया वो 2008 सर्वर पे होता था। इस तरीके से कुछ लोग कहते थे नहीं यार लिनक्स में करियर सही रहेगा, तो वहाँ पे आरएसी कर ले, आरएसी के बाद आरएससी कर ले। तो रेड हैट सर्टिफिकेशन है ये आरएसी, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से कुछ लोग ये भी सजेशन देते नहीं सीसनने ठीक रहेगा, सीसनने के बाद सीसनपी कर लेना। तो होता क्या है कि हम जस्ट सुनते आते हैं एमसीएससी करना है या एमसीआईटीपी करना है, आरएससी करना है, आरएससी के बाद आरएससी करना है या सीसीएनए करना है या फिर सीसीएनपी करना है। ऑल जितनी भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन है एमसीएससी, आरएससी एंड सीसीएनए, ऑल आर बेटर एंड मेन चीज यहाँ समझने की है कि हमें कोई इनमें से कोई एक नहीं, हमारा एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, हमारी मास्टरी होनी चाहिए, देन हम नेटवर्क को समझ पाएंगे। बेसिकली एमसीएससी में या एमसीआईटीपी में सर्वर लेवल पे जो कनेक्शंस होते हैं उसे हमें मैनेज करना होता है। और चूंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डेस्कटॉप में सर्वर पे जब माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट विंडो है, विंडोज सर्वर है, वो जब लोड कर दिया जाता है तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड कनेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड कनेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो दोनों में कनेक्शंस एक ही रहते हैं, बस जो कमांड होती है इंस्टॉलेशन के लिए वो अलग होती है। और जब हम सीसनए में आते हैं तो बेसिकली एक चीज और बता दें, अगर बेटर वे में हमें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना है या यू कैन से लैन इंजीनियर बनना है, दिस इज लैन, या फिर हमें डेस्कटॉप लेवल का इंजीनियर बनना है, तो हमें लैन इंजीनियर बनना है या डेस्कटॉप लेवल पे जाना है तो हम एमसीएससी, एमसीआईटीपी, आरएससी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपना कैरियर वैन लेवल पे बनाना है, हमें वैन इंजीनियर बनना है, तो वहां पे हमें सीसीएनए और सीसीएनपी जैसे कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे जो राह होती है वो सीसीआई होती है। ठीक है, तो हम लोग चूंकि नॉलेज तो इनमें सबका मैं शेयर करूंगा, बट स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं सीसीएनए से, सीसीएनए के बाद सीसीएनपी और सीसीएनपी के बाद सीसीआई। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसी और आरएससी। ओके, जस्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट द सीसीएनए। ये अपनी एक छोटी सी साइट है baliasity.in। यहाँ पे एक टैब बना हुआ है सीसीएनए का। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड जो सीपीए नेटवर्क है या टीपीसी नेटवर्किंग मॉडल है या फिर सीपीएम है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको इस साइट पे मिलेंगी। ओके, बट हम लोग सीसीएनए स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सीसीएनए पे क्लिक करना होगा और सीसीएनए पे क्लिक करने के बाद सीसीएनए से रिलेटेड हमें क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट 3 कैटेगरी बनी हुई है, सीसीएनए, देन सीसीएनपी, देन सीसीआई। सीसीएनए का मतलब होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और सीसीएनपी का मतलब होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल।
और CCI का मतलब हो गया सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट नेटवर्क एक्सपर्ट। तो अगर हमें CCI करना है तो शुरुआत हमें CCNA से करनी होगी, और इसके और हम कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ हमने यहाँ पे स्नैप्स लिए हुए हैं आपके लिए। ओके, तो ये है सर्टिफिकेशन ट्रैक। किस ट्रैक पे हमारा सर्टिफिकेशन होगा? अगर हम सिस्को को चूज कर रहे हैं तो किस ट्रैक पे हमारा सर्टिफिकेशन होगा? डेटा सेंटर लेवल पे होगा, या डिजाइन लेवल पे होगा, या राउटिंग स्विचिंग लेवल पे होगा, सिक्योरिटी लेवल पे होगा, या सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे होगा, या सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन लेवल पे होगा, या स्टोरेज नेटवर्किंग पे होगा, या वीडियो लेवल पे होगा, वॉइस लेवल पे होगा, या वायरलेस लेवल पे होगा। तो ये हमारे ट्रैक हैं जिन पे हम अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब कौन सा सर्टिफिकेशन किस ट्रैक पे कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिस्को ने 5 तरह का लेवल बनाया हुआ है कि भाई अगर आप सिस्को में शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एंट्री लेवल पे आ जाओ। एंट्री लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आप एसोसिएट लेवल पे आ जाओ, देन प्रोफेशनल लेवल पे, देन एक्सपर्ट लेवल पे, और अंत में आर्किटेक्ट लेवल पे। अभी आर्किटेक्ट लेवल को उसने रिसेंटली स्टार्ट करा है। पहले एसोसिएट लेवल था, प्रोफेशनल लेवल था और एक्सपर्ट लेवल था। अब एसोसिएट से पहले एंट्री लेवल हो गया और एक्सपर्ट के बाद आर्किटेक्ट लेवल। तो एंट्री लेवल जिसको CCNT के नाम से जानते हैं, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री। तो यदि हम CCNT करना चाह रहे हैं तो डेटा सेंटर पे गैप है। या हम डिजाइन लेवल पे कर सकते हैं, राउटिंग स्विचिंग लेवल पे कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल पे कर सकते हैं, बट प्रोवाइडर लेवल पे नहीं करेंगे। ऑपरेशन लेवल पे कर सकते हैं, स्टोरेज नेटवर्किंग लेवल पे कर सकते हैं। वीडियो पे हमें CCNT नहीं मिलेगा, वॉइस पे मिलेगा और वायरलेस पे मिलेगा। ठीक है जी। तो अब एसोसिएट लेवल पे अगर हम CCNA करते हैं तो CCNA डेटा सेंटर के नाम से आएगा। डेटा सेंटर पे हम CCNA कर सकते हैं। डिजाइन लेवल पे करते हैं तो CCDA हो जाएगा। अगर राउटिंग स्विचिंग लेवल पे करते हैं तो CCNA, सिक्योरिटी लेवल पे CCNA सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे CCNA सर्विस प्रोवाइडर। देखिए जस्ट ट्रैक का नाम आगे लिखो, CCNA सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन। स्टोरेज नेटवर्क का एरिया खाली है। वीडियो लेवल पे CCNA वीडियो, CCNA वॉइस एंड CCNA वायरलेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी CCNA हम इतने ट्रैक पे कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं तो CCNP डेटा सेंटर लेवल पे, CCDP डिजाइन लेवल पे, CCNP राउटिंग स्विचिंग लेवल पे, CCNP सिक्योरिटी लेवल पे, CCNP सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे, CCNP सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन लेवल पे, और यहाँ पे हमें गैप मिल रहा है, देन CCNP वॉइस लेवल पे और CCNP वायरलेस पे। ठीक उसी तरह से हमारा एक्सपर्ट लेवल है, CCI डेटा सेंटर पे कर सकते हैं। CCDE डिजाइन लेवल पे जाते हैं तो वो CCDE कहलाएगा। राउटिंग लेवल पे CCI राउटिंग एंड स्विचिंग कहलाएगा। CCI सिक्योरिटी, CCI सर्विस प्रोवाइडर, then CCI service provider operation, then CCI storage networking, CCI voice and CCI wireless। आर्किटेक्ट लेवल पे CCAR, AR का मतलब आर्किटेक्ट, सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया कि सर्टिफिकेशन के ट्रैक क्या है। तो ये हमारे सर्टिफिकेशन के ट्रैक है। बाकी हम किस ट्रैक पे जाते हैं तो क्या नाम होगा, या इन ट्रैक पे जाने के लिए क्या लेवल बनाए गए हैं, तो वो एंट्री लेवल है, एसोसिएट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, एक्सपर्ट लेवल है और आर्किटेक्ट लेवल। अब जस्ट हम नीचे आते हैं। इस स्क्रीनशॉट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एंट्री लेवल को हमने छोड़ दिया। CCNA के लिए देखिए 4 ट्रैक बन रहा है। यहाँ पे ये दिया हुआ है CCNA वॉइस पे, ये ट्रैक जा रहा है CCNA सिक्योरिटी पे, ये जा रहा है CCNA वायरलेस पे, और ये जा रहा है CCNP पे। यानी अगर हमें CCI पे जाना है तो हम शुरुआत करेंगे CCNA से, फिर CCNP करेंगे, उसके बाद CCI करेंगे। CCI यहाँ पे RS है, रूटिंग स्विचिंग। अब आते हैं CCNA, सपोज दैट हमने RS से कर लिया, रूटिंग स्विचिंग से कर लिया, तो CCNA हम डेटा सेंटर पे भी कर सकते हैं, वायरलेस पे भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे भी कर सकते हैं, वॉइस पे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर CCNP लेवल पे आएंगे तो CCNP भी डेटा सेंटर पे, वायरलेस पे, सिक्योरिटी पे और वॉइस पे कर सकते हैं, और CCI डेटा सेंटर पे, वायरलेस पे, सिक्योरिटी पे और वॉइस पे कर सकते हैं।
होता क्या है कि मान लीजिए हमने सीसीआई कर लिया, सीसीआई में हमने डेटा सेंटर भी कर लिया, वायरलेस भी कर लिया, सिक्योरिटी भी कर लिया, वॉइस भी कर लिया। सपोज दैट डेटा सेंटर को छोड़ दिया, रूटिंग स्विचिंग पे कर दिया, तो रूटिंग स्विचिंग एक हो गया, वायरलेस दो, सिक्योरिटी तीन, वॉइस फोर। तो अगर हमने ये चार पेपर निकाल लिए, रूटिंग स्विचिंग के, वायरलेस के, सिक्योरिटी के और वॉइस के, तो बोला जाएगा कि वो बंदा क्वाइट सीसीआई होल्डर है। मतलब उसने चारों सर्टिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं, यानी वो वॉइस का भी मास्टर है, सिक्योरिटी का भी मास्टर है, वायरलेस का भी मास्टर है एंड रूटिंग स्विचिंग का भी मास्टर है। तो क्योंकि पहले मैंने कहा था कि नेटवर्क इंजीनियर्स आर हाईली प्राइज्ड इन आईटी इंडस्ट्री, बट वो कौन है जो हाईली प्राइज्ड है आईटी इंडस्ट्री में? तो क्या वो सीसीएनए लेवल वाले बंदे हैं? नहीं। या तो वो सीसीएनपी लेवल वाले बंदे हैं या सीसीआई लेवल वाले बंदे हैं। ये एक स्टार्टिंग लेवल है, सीसीएनए एक स्टार्टिंग लेवल है। इस ट्रैक को पूरा करने के बाद या इस लेवल को पूरा करने के बाद एनी हाउ गो थ्रू द सीसीएनपी टू सीसीआई। यानी अर्जुन को चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। आपको नेटवर्क में हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनना है या एक्सपर्ट बनना है, तो बेटर है आप सीसीएनए करिए, आंख बंद करके सीसीएनपी करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और सीसीआई कीजिए। सीसीआई के बाद आपका कैरियर, मतलब you will be able to see yourself where you want to see yourself। आप अपने आप को जहां पे देखना चाहते हैं वहां पे पाएंगे। अगर आपने सीसीआई, रूटिंग स्विचिंग से या वायरलेस से या सिक्योरिटी से या वॉइस से किसी भी लेवल पे क्वालिफाई कर लिया, तो यू विल बी द मास्टर। नेम, फेम और पेमेंट तीनों चीजें आपके पास रहेंगी। प्रोसेस को और ओके, इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रूटिंग स्विचिंग, डिजाइन, नेटवर्क सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, स्टोरेज नेटवर्किंग, वॉइस और वायरलेस, ये सभी हमारे ट्रैक हैं। ट्रैक पे ये हमारे लेवल है कि हमने सीसीएनए कर लिया, डिजाइन लेवल पे आया तो सीसीएनए सीसीडीए हो गया, सीसीएनए सिक्योरिटी हो गया, सीसीएनए हो गया सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे, सीसीएनए हो गया स्टोरेज नेटवर्किंग लेवल पे, सीसीएनए वॉइस पे, सीसीएनए वायरलेस। तो ये ट्रैक है और नीचे उसके लेवल है सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई। ठीक है जी, हमने सीसीएनए रूटिंग स्विचिंग से किया, सीसीएनपी रूटिंग स्विचिंग से किया और सीसीआई भी रूटिंग स्विचिंग से किया। अगर हम रूटिंग स्विचिंग के बाद अगला अगर ट्रैक लेना चाहते हैं तो हम डिजाइन ले सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ले सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं, स्टोरेज नेटवर्किंग ले सकते हैं, वॉइस ले सकते हैं, वायरलेस ले सकते हैं। सेम वैसे हम नीचे आ जाएंगे। अगर हमने सीसीएनए वायरलेस से किया है तो सीसीएनपी भी हम वायरलेस से करेंगे और सीसीआई भी वायरलेस से करेंगे। अच्छी बात होगी कि हम सीसीआई वॉइस भी कर लें, सर्विस प्रोवाइडर भी कर लें या सिक्योरिटी भी कर लें या रूटिंग स्विचिंग भी कर लें, तो हमारे सर्टिफिकेशन के टैग बढ़ते चले जाएंगे और इंडस्ट्री में हमारी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था सिस्को सर्टिफिकेशन एंड कैरियर में, जहां पे पहले हम सीसीएनए से आएंगे, फिर सीसीएनपी पे जाएंगे और सीसीआई पे, यहां जाके हमें एक मनचाहा कैरियर मिलेगा वैन इंजीनियरिंग के फील्ड में। अच्छा, थोड़ा सा चलते चलते एक चैप्टर भी देख लेते हैं, भाई क्या चैप्टर हमें पढ़ने पड़ते हैं इसमें। ये है सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एक्सपर्ट। एग्जाम कोड है इसका 640802। अब यहाँ पे जो हमें चैप्टर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए वो क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल से शुरू होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउटिंग होगी वो तीन तरह की हो जाएगी, जैसे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग पढ़ेंगे, फिर डिफॉल्ट राउटिंग पढ़ेंगे। जब डायनेमिक राउटिंग पढ़ेंगे, जो मेन कोर है हमारे सीसीएनए का, वो ये डायनेमिक राउटिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किए जाएंगे वो RIP, रिप प्रोटोकॉल, रिप वर्जन 2 प्रोटोकॉल, IGRP प्रोटोकॉल, EIGRP प्रोटोकॉल एंड OSPF। अभी क्या है कि मार्केट में रिप और IGRP ये दोनों आउटडेट हो गए हैं। अभी जो भी राउटर कॉन्फ़िगर करने को दिए जाते हैं उसमें या तो रिप वर्जन 2 इंस्टॉल करना होता है या EIGRP इंस्टॉल करना होता है।
IGRP की जगह पे, और ये होता है ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। टू मच इंपॉर्टेंट। फ्रेम रिले, ये वो लाइन होती है जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है। तो चैप्टर भी हमारे सिंपल है। राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल तीन तरह के हो जाएंगे, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। अगर जब स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग हम फिनिश करेंगे, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है वैन इंजीनियरिंग में, बिकॉज पर पीसी जाकर के हमें सेट करना पड़ेगा आईपी एड्रेसेस, तो दैट विल नॉट बी बेटर। ठीक है जी, डिफॉल्ट राउटिंग भी ठीक मिलेगा। तो पूरा ध्यान हमें, पूरा फोकस कहाँ करना है, डायनेमिक राउटिंग पे। तो डायनेमिक में रिप पढ़ना पड़ेगा, आईजीआरपी भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये इग्नोर कर दिया जाएगा। फाइनली हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा रिप वर्जन 2 पे या आईजीआरपी पे, ओएसपी पे। आखिर क्यों? इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी जरूरत आज के डेट में इंडस्ट्री को है। फ्रेम रिले मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फ्रेम रिले के बाद तो यहां देखिए, मैनेजिंग ट्रैफिक विथ एक्सेस लिस्ट, यानी यहां आगे चल के हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज द ट्रैफिक विद एक्सेस लिस्ट, सिक्योरिटी के साथ में। चूंकि नेटवर्क में ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक जाता है, उस ट्रैफिक को कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम मेंटेन करें, और वो भी एक्सेस लिस्ट के साथ में, यहाँ पूरा फोकस हमें देना पड़ेगा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा एनएपी एंड पीएटी, नेट एंड पैक। क्योंकि जो हमारा मॉडेम होता है, जो हमारा राउटर होता है, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और वहां पे हमें नेट और पैक को इनेबल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। किस तरह की हम सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, पैप एंड चैप, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइस होती है वो हब होता है, स्विच होता है, रिपीटर होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, फायरवॉल होता है, बहुत सारी डिवाइस होती है। लेकिन सिस्टम लेवल पे जो हमें डिवाइस पढ़नी है बेसिकली, वो एक डिवाइस है स्विच और एक डिवाइस है राउटर। जब हम राउटर पढ़ेंगे तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को पढ़ना पड़ेगा, और जब स्विच पढ़ेंगे तो ये आ गया लेयर 2 सिक्योरिटी जी। एक है राउटर और एक है स्विच। मान लीजिए ये हमारा स्विच है और ये हमारा राउटर है। जब हम स्विच पढ़ेंगे तो स्विच हमारा लेयर 2 सिक्योरिटी को हैंडल करेगा, और जब राउटर पढ़ेंगे तो लेयर 3 लेवल की सिक्योरिटी को हैंडल करेगा। लेयर 3 की सिक्योरिटी किस बिहाफ पे होती है, तो ये लॉजिकल होती है, और ये लेयर 2 की सिक्योरिटी ये फिजिकल होती है, यानी ये हार्डवेयर लेवल पे होती है, और ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होती है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। यानी ऊपर के जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो राउटर से रिलेटेड थे, और जो नीचे के चैप्टर्स हैं वो हमारे स्विच रिलेटेड है। ठीक है, अब VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेयर्स पूरी पढ़नी पड़ेंगी, और आईपी एड्रेसेस पे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, ये दोनों में पढ़ना पड़ेगा। ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है, 128 बिट। तो चूंकि आज मार्केट में आईपी वर्जन 4 यूजलेस हो गया है, और अब सारे नेटवर्क को आईपी वर्जन 6 पे इस्टेब्लिश किया जाए, सो आईपी एड्रेसेस को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि आज का डेट पूरी तरह से वायरलेस है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी सारी डिवाइसेस वायरलेस कनेक्टेड हो जाए, तो वायरलेस पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इतने तमाम चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं तो वी आर बी एबल टू गिव द एग्जाम एंड क्वालिफाई द एग्जाम। आगे हम ये फोकस करेंगे कि इसके जो चैप्टर्स हैं, जो पहला चैप्टर है इसका राउटिंग, उसका बेस क्या है, यानी इसके आगे आने वाले लेसन्स में मैं ये भी आपको बताता चलूंगा कि राउटिंग बेसिक्स क्या है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, डायनेमिक राउटिंग क्या है, या डिफॉल्ट राउटिंग क्या है। ठीक है, नेटवर्क आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, इसकी थियरी क्या होती है, इसका प्रैक्टिकल क्या होता है,
जितना पॉसिबल होगा वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा और सारी पोस्ट को www.buddyinstitute.in पे ऐड करते चले जाएंगे। इन दिस लेसन इट्स टू मच, क्योंकि ये लेसन लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेसन में हम राउटिंग बेसिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मॉर्निंग के 7:19 हो रहे हैं एंड अगेन योर्स वेलकम इन सिस्कोस लेसन्स। सिस्को लेसन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और जहाँ पे हम आपको कुछ डिटेल बताते हैं CCNA के बारे में। CCNA और CCNP को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे CCNA का जो पूरा नाम है वो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट और इसका जो कोड है वो 640802। तो बेसिकली CCNA का मतलब क्या हुआ? यदि हमने CCNA कर लिया है तो मतलब हुआ कि हमने सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। यह एक एंट्री लेवल एग्जाम है वाइड एरिया नेटवर्किंग के लिए। यानी वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हम आना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्री लेवल एग्जाम है वो CCNA है, जिसका एग्जाम नंबर होता है 640802। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट का होता है और इसमें हमें 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं। जो पासिंग मार्क होता है वो 1000 में हमें 825 मार्क्स लेने होते हैं और जो इसकी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस में सिंगल आंसर के होते हैं, मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल आंसर के होते हैं, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं और कुछ सिमुलेशंस एंड सिनेरियो टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एग्जाम देना है 840802 का। इसके बाद जब हम CCNP में आते हैं तो CCNP जिसका मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल होता है, यहाँ पे हमें 4 एग्जाम देने पड़ते हैं। एक BSCI का, दूसरा BCMSN का और तीसरा ISCW का और चौथा ONT का। BSCI जिसका कोड 642, इसमें हम देखेंगे चारों एग्जाम के जो कोड है वो 642 से स्टार्ट हो रही है। ये भी 642 है, ये भी 642 है, ये भी 642 है। इसमें BSCI का 901 है, BCMSN का 812 है और ISCW का 825 है और ONT का 845 है। ये एग्जाम का कोड है। BSCI का मतलब होता है बिल्डिंग स्केलेबल सिस्को इंटरनेटवर्क्स, एक एग्जाम हो गया। दूसरा BCMSN बिल्डिंग सिस्को मल्टी लेयर स्विच नेटवर्क, ये दूसरा एग्जाम हो गया। तीसरा ISCW इम्प्लीमेंटिंग सिक्योर कन्वर्ज वाइड एरिया नेटवर्क्स, ये तीसरा एग्जाम हो गया। चौथा हो गया ONT ऑप्टिमाइजिंग सिस्को कन्वर्ज नेटवर्क्स। ये 4 एग्जाम हम क्वालिफाई करते हैं तो CCNA हमारी कंप्लीट हो जाती है। CCI पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमारा जो डिस्कशन है वो सिस्को के हायरार्चिकल डिजाइन मॉडल को लेके है। यहाँ पे सिस्को ने अपने राउटर्स को 3 लेयर में डिवाइड किया है, 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। उसकी जो एक लेयर है, पहली लेयर उसकी एक्सेस लेयर होती है, दूसरी लेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है और जो तीसरी लेयर है वो कोर लेयर होती है। अब एक्सेस लेयर के जो राउटर्स हैं उनकी पढ़ाई हमें CCNA में पढ़नी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर्स की पढ़ाई CCNP में पढ़नी पड़ती है और कोर लेयर राउटर्स की पढ़ाई हमें CCI में पढ़नी पड़ती है। अब देखते हैं जो जिस राउटर की पढ़ाई हम CCNA में पढ़ते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो CCNA करने के बाद हमारी एबिलिटी इतनी हो जाएगी कि ब्रांच ऑफिस में जो राउटर्स लगे हैं हम उन्हें कॉन्फ़िगर प्लान मेंटेन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे जिस सीरीज के राउटर्स हैं वो 1600 सीरीज का राउटर है, 1700 सीरीज का राउटर है, 1800 सीरीज का राउटर है और 2500 सीरीज का राउटर। अभी इसमें से बहुत सारी सीरीज के जो राउटर्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं। जैसे अभी ये 4 हमने सीरीज दी है, चारों सीरीज के जो राउटर्स हैं करंटली वो आउटडेट हो गए हैं। और CCNP में जो हमें पहले राउटर पढ़ना पड़ता था 2600 सीरीज का, वो अब CCNA के सिलेबस में ऐड कर लिया गया है। तो 2600 सीरीज के राउटर के बाद जो राउटर है 2800 सीरीज का, 3600 सीरीज का, 3700 सीरीज का और 3800 सीरीज का, इसकी पढ़ाई हमें CCNP में पढ़नी पड़ती है। यानी अगर CCNP हमने क्वालिफाई किया है तो हमारी एबिलिटी हो जाएगी कि हेड ऑफिस के अंदर जो राउटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनको हम इजी वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
मेंटेनेंस दे सकते हैं। ओके, हेड ऑफिस का मतलब हुआ कि जिससे मल्टीपल ब्रांच ऑफिस कनेक्टेड है। अब कोर लेयर राउटर्स की बात करेंगे, जिनकी पढ़ाई हमें सीसीआई के अंदर पढ़नी पड़ती है। तो बेसिकली ये राउटर्स बैकबोन राउटर्स कहलाते हैं। बैक बैकबोन राउटर्स में जो सीरीज है वो 7200 सीरीज है, 7600 सीरीज है, 10,000 सीरीज है और 12,000 सीरीज के जो राउटर्स है वो हमें कोर लेयर राउटर्स यानी सीसीआई की पढ़ाई में पढ़ने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये बैकबोन राउटर्स हैं। सारा ट्रैफिक, बहुत बड़ा ट्रैफिक इनके पास आता है, तो इनके अंदर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बड़ी ही क्विक और फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है तो हमें, चाहे हम सीसीएनए, सीसीएनपी या फिर सीसीआई हम कुछ भी कर लें, पढ़ना तो हमें किसी न किसी सीरीज का राउटर ही है। ओके, तो बेसिक ब्रांच ऑफिस के अंदर लगे हुए राउटर्स को अगर हम हैंडल कर सकते हैं तो चॉइस होगी कि हम हेड ऑफिस के अंदर के राउटर्स को भी कॉन्फ़िगर कर लें। और जब हेड ऑफिस के राउटर्स को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो जो बैकबोन राउटर्स हैं उन्हें हम इजीली हैंडल कर लें। यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ आने और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो एक चीज तो दिमाग से निकाल दें, यार सीसीएनए में जो पढ़ा सीसीएनपी उससे टफ होगा, नहीं। सीसीएनए ही हमारा बेस है जिससे सीसीएनपी हमारे लिए आसान हो जाएगी, और सीसीएनपी वो बेस है जिसके बाद सीसीआई हमारे लिए आसान हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा हम नजर डालते हैं वैन टेक्नोलॉजीज पे। ये वैन टेक्नोलॉजीज क्या होती है? तो वैन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमारे जो रिमोट ऑफिसेस हैं उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपने रिमोट ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं वो वैन टेक्नोलॉजीज कहलाती है, जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में यूज की जाती है। जैसे एक टेक्नोलॉजीज का नाम है डेडिकेटेड लाइन, दूसरी टेक्नोलॉजीज का नाम है सर्किट स्विचिंग। तो डेडिकेटेड लाइन के लिए जो लाइन यूज की जाती है उसे लीज लाइन बोलते हैं, और सर्किट स्विचिंग में जो यूज की जाती थी वो पीएसटीएन थी और आईएसटीएन थी। ओके, और डेडिकेटेड लाइन सर्किट स्विचिंग के बाद जो पैकेट स्विचिंग है, यहाँ पे जो हमें लाइन मिलती थी वो X.25, दिस इज एग्जांपल, X.25 फ्रेम रिले, एटीएम, एमटीएलएस होती है। ठीक है, और जो ब्रॉडबैंड है उसके लिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर डीएसएल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हमारी वैन टेक्नोलॉजीज में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, डेडिकेटेड लाइन या सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग या ब्रॉडबैंड लाइन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ राउटर की, यानी जो राउटर है वो चाहे वो एक्सेस लेयर का राउटर हो या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर है या फिर कोर लेयर का राउटर है तो वो राउटर, तो उसका फंक्शन क्या होगा? इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली हम राउटर को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह का इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन है तो वहाँ राउटर इस्तेमाल किया जाएगा। वो क्या करता है कि डेटा को सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है। इसमें पैकेट स्विचिंग होती है, पैकेट फॉरवर्डिंग होती है। तो ये जो बेसिक फंक्शन है, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, पैकेट स्विचिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग, ये बेसिकली हमारे राउटर के फंक्शन होते हैं। या हम ये कह लें कि इन फंक्शन की वजह से ही राउटर को यूज किया जाता है। तो उस राउटर को बनाने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें सबसे पहले लेवल पे जो दर्जा मिला हुआ है वो सिस्को का है। इसी का सर्टिफिकेशन हम स्टडी करते हैं। सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई जो भी चीजें हैं वो सिस्को के द्वारा, सिस्को अपने बनाए गए राउटर्स पे जो सर्टिफिकेशन कराता है वो सिस्को सर्टिफिकेशन है। ओके, इसके अलावा D-Link भी राउटर बनाता है, साइक्लेट्स भी राउटर बनाता है, जूनिपर भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, लिंक्सिस भी राउटर बनाता है, मल्टीकॉम भी राउटर बनाता है, नार्टल एंड सीकॉम भी राउटर्स बनाते हैं। ठीक है जी। अभी फेसबुक पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया। ओके, फेसबुक पे मैंने इस चीज को फेसबुक पे शेयर किया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया कि इसमें कुछ और भी ब्रांड को मैं शामिल करूं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं।
डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ राउटर्स में सिस्को, डेलिंक, साइक्लेट्स, जूनिपर, लिंक्सिस, मल्टीकॉम, नॉर्टन, एल्टीकॉम हमने ऐड किया था। तो इधर को सुधांशु दत्त तिवारी, ओके, इन्होंने सजेस्ट किया कि HUAWEI को भी शामिल करें, डेल को भी शामिल करें, HP को भी शामिल करें, या इन्हें हम चेक कर सकते हैं www.cisco.com पे इस एड्रेस पे जाके index.html के एड्रेस पे जा सकते हैं, ओके। या एक कृष्ण कुमार सिंह, इन्होंने सजेस्ट किया कि साइबर काम और फोर्टीगेट इनको भी शामिल किया जाए, ओके। तो आज राउटर्स बनाने वाली डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ब्रांड्स हो गई हैं, जिनमें सबसे जो पहला स्थान मिला है वो सिस्को को है, और दूसरा जो काफी तेजी से लीड कर रहा है वो जूनिपर का है। जैसे हम सिस्को में CCNA, CCNP, CCI करते हैं, वैसे जूनिपर में हम JNCIA, JNCIS इत्यादि सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन हैंडल किए जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो वीडियोस बन रहे हैं अबाउट दिस, उसमें से एक वीडियो जो हमने बनाई थी वो सिस्को सर्टिफिकेशन एंड कैरियर इन CCNA, CCNP, CCI पे काफी हमने फोकस किया था डीपली। ये हमारी पहली वीडियो थी जो 1 वीक पहले हमने ऐड किए थे, ओके। ये जो वीडियो बनी है वो सेकंड वीडियो इसके जस्ट बाद में ऐड हो जाएगी, ओके। आपको जैसे कोई भी हम लेक्चर यहाँ पे शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड करते हैं, ओके। इस बलिया सिटी के चैनल पे हम उसे अपलोड कर लेते हैं। जब ये बलिया सिटी के चैनल पे अपलोड हो जाता है तो जो हमारे बंधु मित्र यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनके मेल पे ऑटोमेटिक एक अलर्ट चला जाता है कि ये फलाना ये नई वीडियो अपलोड की गई है। साथ ही साथ एक और बेनिफिट है कि इन सारी वीडियोस को हम धीरे धीरे करके अपने इस www.baliacity.in पे ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी जो हमारा लेक्चर हुआ सिस्को सर्टिफिकेशन में CCNA, CCNP के बारे में हुआ, यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो जस्ट इसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी इट इज जस्ट ओपनिंग द पेज ड्यू टू द स्लो लिंक, ओके। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको जिसके बारे में हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, ओके। और बेनिफिट ये होगा कि आप अपना यहाँ से कोई कमेंट भी ऐड कर सकेंगे, और कोई मैसेज आप हमें पास करना चाहते हैं यहाँ से कोई मैसेज भी पास कर सकेंगे, जो मेरी बेहतर तरीके से जो होने लायक हेल्प होगी, आई विल हेल्प फॉर दिस। एंड फेसबुक पे आके आप इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वीडियो लेसन जो अभी हमने बनाए हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल इज टू मच। नेक्स्ट लेसन में फिर हम मीट करेंगे। गुड बाय गाइज, वेलकम इन CCNA, CCNP and CCI lessons. In this lesson we are just going to learn fundamental networking and inter-networking devices. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है जो हमारे आसपास में कॉमन लैन डिवाइसेस है, ओके। उनका जो बेसिक फंक्शन है, हाउ टू डिस्क्राइब इट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। आज के लेसन में जो हम सीखेंगे वो ये है कि जो लैन डिवाइसेस है उनके बेसिक फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए और कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। सेकेंड चीज हम सीखेंगे कि हमारे आसपास में जो नेटवर्क है या जो इंटरनेटवर्क है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, और साथ ही साथ सेम नेटवर्क या इंटरनेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते समय या इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो हमारे लेसन की शुरुआत होने जा रही है फंडामेंटल नेटवर्किंग। हम CCNA करें, CCNP करें या CCI करें, ये बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ओके। लेट्स स्टार्ट इट। हम शुरुआत करते हैं लैन से। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली हमारे पास जो डेटा फ्लो है, ओके, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन से, जो हमारे पास डेटा फ्लो है उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे फ्लो कराने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस एसोसिएट किए जाते हैं, और वो डिवाइसेस जब एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो एक फंक्शनल लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है।
ओके। और इनमें जो डिवाइसेस जनरली इंक्लूड है वो है रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विचेस एंड राउटर्स। ये वो बेसिक डिवाइसेस हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को फ्लो कराने के लिए यूज करी जाती है। ओके, तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिपीटर के बारे में। जैसा नाम ही बोल रहा है रिपीट, यानी यह कहीं ना कहीं से सिग्नल को रिपीट करता है। जैसे इसकी एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, रिपीटर्स लोकेटेड विद इन द फिजिकल लेयर ऑफ अ नेटवर्क। फिजिकल लेयर ऑफ द नेटवर्क, इसका मतलब है ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और उन 7 लेयर में जो पहली लेयर है वो फिजिकल लेयर है और जो हमारा रिपीटर है वो फिजिकल लेयर पे ही लोकेट करता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह रीजनरेट करता है और साथ ही साथ प्रोपेगेट करता है सिग्नल को फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, इसका काम ही होता है सिग्नल को रीजनरेट करना, जहां पे जाके सिग्नल वीक हो गया उसको रीजनरेट करना और साथ ही साथ दूसरे कंप्यूटर पे उसको प्रोपेगेट करा देना। दे डू नॉट चेंज एनी इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड। यह डमी डिवाइस होती है, यह सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। दे दे कैन नॉट फिल्टर एनी इंफॉर्मेशन। जब यह सिग्नल को आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा तो बेसिक चीज है कि यह फिल्टर भी नहीं कर पाएगा। और ये रिपीटर्स help to extend the distances of network by boosting weak signals। बेसिक रिपीटर का टास्क होता है कि जहां पे सिग्नल वीक हो रहा है वहां पे हम एक अपने नेटवर्क पे रिपीटर लगा देंगे और वो उस सिग्नल को बूस्ट कर लेगा। रिपीटर उस सिग्नल को बूस्ट कर लेगा और इसके पास कोई आइडिया नहीं होती है। सेकेंड डिवाइस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया रिपीटर। दूसरा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं ब्रिज के रूप में। बेसिकली ब्रिज क्या है? नथिंग देन इंटेलिजेंट रिपीटर्स। अभी जो हमने रिपीटर पढ़ा है उसी का एक दूसरा रूप है ब्रिज। ये ब्रिज इंटेलिजेंट रिपीटर्स ही होते हैं। अब इंटेलिजेंट रिपीटर का मतलब हो गया कि ये सिग्नल को आइडेंटिफाई करता, ये रीजनरेट करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। बट अनलाइक रिपीटर्स दे कैन आल्सो डिटरमाइन डेस्टिनेशन। सपोज दैट दिस इज वन कंप्यूटर, दिस इज अनदर कंप्यूटर, दिस वन इज द थर्ड कंप्यूटर और यहाँ पे बीच में ये हमने रिपीटर लगा रखा है, ये रिपीटर, दिस इज द रिपीटर। अगर ये कंप्यूटर डेटा सेंड करता है तो वो इसके पास आएगा। अब यहां जाना है कि यहां जाना है, ये जो रिपीटर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे भी सपोज दैट रिपीटर लगा हुआ है और इधर को भी एक रिपीटर लगा हुआ है। ओके, तो ये जो रिपीटर्स हैं ये नेटवर्क में सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आइडेंटिफाई करने का सेंस है कि ये डेस्टिनेशन को नहीं समझते, दे कांट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन। बट ये जो ब्रिज है ये सिग्नल को बूस्ट करने के साथ साथ डेस्टिनेशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, डेस्टिनेशन को भी डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिपीटर एंड द ब्रिज। ओके, नाउ अबाउट द हब। हब क्या है? हब आर द मल्टी पोर्ट रिपीटर्स। दे आर नथिंग मोर देन मल्टी पोर्ट रिपीटर्स। यानी हब में एक पोर्ट की जगह पे मल्टीपल पोर्ट होते हैं। अब अगर ये मल्टी पोर्ट रिपीटर है मतलब ये भी डेस्टिनेशन को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। ओके, दे कांट, हब्स कांट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन। और ये फिजिकल लेयर पे लोकेट करता है और हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यदि हमने हब को यूज किया हुआ है तो वो हब हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करेगा और इससे जो हमारा स्पीड है नेटवर्क का वो डिवाइड हो जाएगा। तो रिपीटर हमारा फिजिकल लेयर पे लोकेट कर रहा था, हब भी हमारा फिजिकल लेयर पे लोकेट कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्विच की।
स्विच। सेम जो काम लैन का है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, वही काम स्विच का है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। ये आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिए, बट थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। जो स्विचेस होते हैं वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। जो हमारा हब था वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा था, और जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है। एक और बेसिक अंतर होता है कि जो स्विचेस होते हैं आजकल के, वो डेस्टिनेशन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और जब ये डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो बेसिकली इनके पास जो डेटा आएगा, जो इंफॉर्मेशन आएगी, उसको फिल्टर कर सकेंगे कि इसको किस डेस्टिनेशन पे जाना है। रिपीटर, ब्रिज, हब एंड स्विचेस। स्विच डेटा लिंक लेयर पे लोकेट करते हैं, जबकि हब और रिपीटर्स फिजिकल लेयर पे लोकेट कर रहे थे, और ये डेटा लिंक लेयर पे लोकेट करते हैं, लेयर 2 पे। नाउ टॉक अबाउट द राउटर्स। अब हम राउटर के बारे में टॉकिंग करते हैं। राउटर्स, ओके। ये राउटर्स कहां से डिराइव हुए हैं? ब्रिज से। ब्रिज क्या करता था? डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता था। राउटर भी क्या करता है? डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है। अब जब डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है तो आने वाले सिग्नल को ये फिल्टर करेगा, उसे रूट भी करेगा और उसे फिल्टर भी करेगा, बट इन डिफरेंट नेटवर्क्स। अभी क्या है कि हमने हब और स्विच को अगर अपने नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया है, तो जहां पे सेम नेटवर्क है वहां पे हम हब और स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, बट जहां पे डिफरेंट नेटवर्क है वहां पे हब और स्विच कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमें राउटर को यूज करना पड़ेगा, ताकि एक नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क पे रूट किया जा सके। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐसे राउटर्स हैं जो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं और रीडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द प्रॉब्लम एरिया, और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रॉब्लम एरिया पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। ऐसे राउटर को इंटेलिजेंट राउटर कहा है। क्योंकि सिसएनए, सीसीएनपी और सीसीआई में जो खास चीज रहती है वो होती है सिस्को द्वारा बनाए गए स्विचेस और सिस्को द्वारा बनाए गए राउटर्स। राउटर्स की अपनी एक सीरीज आती है, उसी तरह से स्विचेस की अपनी एक सीरीज आती है। सीसीएनए, सीसीएनपी या सीसीआई, तीनों के लिए खास सीरीज के स्विचेस और राउटर्स को हमें पढ़ना पड़ता है, उन्हीं को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उन्हीं को डिस्क्राइब करना पड़ता है, उन्हीं को कनेक्ट करना पड़ता है और उन्हीं को मैनेज करना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस, जो स्पेसिफिक एक लोकल एरिया नेटवर्क के इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, इसी के नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे वैन डिवाइसेस। मतलब अभी हमने नेटवर्क डिवाइसेस की बात किया, अब जो बात करेंगे वो इंटर नेटवर्क डिवाइसेस की बात करेंगे। इस लेसन में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वेट करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के लिए। थैंक्स सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, प्रीवियस लेसन में हमने लैन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लैन के बारे में जाना था। लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में जिन डिवाइसेस को हमने अटैच करना सीखा था वो बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस थे। अब वैन इंफ्रास्ट्रक्चर में जिन डिवाइसेस को हम कनेक्ट करना सीखेंगे वो बेसिकली इंटर नेटवर्क डिवाइसेस होंगी, जिनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली दो ही तरह का हमारा नेटवर्क है, एक है लैन और दूसरा है वैन। ओके, तो वैन का जिस तरह से लैन में डिवाइसेस कनेक्ट हो रही थी और एक फंक्शनल लैन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रही थी, उसी तरह से यहाँ भी जो वैन डिवाइसेस हैं वो फंक्शनल वैन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है। ओके, इन डिवाइसेस में राउटर, ATM switches, modems and CSU/DSU, communication server, multiplexers and X.25 या फ्रेम रिले स्विचेस का नाम है।
ओके, यहाँ पे एक एटीएम स्विच है और यहाँ पे एक फ्रेम रिले स्विच है। इसको हम लोग थोड़ा बाद में कवर करेंगे। ओके, तो आइए फिर हम डिस्कस करते हैं राउटर के बारे में, जिसके बारे में प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज द राउटर। राउटर की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे दो डिफरेंट टाइप का नेटवर्क है, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप का नेटवर्क है। अगर सेम टाइप का नेटवर्क है तो वहां पे हब एंड स्विचेस का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर डिफरेंट टाइप का नेटवर्क है तो वहां पे राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये राउटर्स स्टेप अप फ्रॉम ब्रिजेस, यानी ब्रिज की फैसिलिटी को इनहेंस करके ही राउटर का बिल्डअप किया जाए। इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रूट करना और फिल्टर करना टू अ डिफरेंट नेटवर्क, यानी डिफरेंट नेटवर्क है तभी हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ राउटर्स ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रॉब्लम एरिया पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। ऐसे राउटर्स को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट राउटर्स कहते हैं। ये हमने प्रीवियसली सीखा था। ओके, तो राउटर की जरूरत, राउटर लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज हो सकता है और वैन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज हो सकता है। सेकेंड थिंग इज द एटीएम स्विचेस। दिस इज द राउटर एंड दिस इज द स्विच। एटीएम स्विचेस का मतलब है कि एक लैंड राउटर से यहाँ पे कनेक्टेड है और ये इन स्टेशन है। अगर बीच में हम कोई एटीएम स्विच को यूज करते हैं तो इसका काम है हाई स्पीड ट्रांसफर। इसका काम क्या है? बेसिक हाई स्पीड ट्रांसफर बिटवीन लैन एंड वैन। लोकल एरिया हो या वाइड एरिया हो, उनके बीच में अगर हम एटीएम स्विच को यूज करते हैं तो वो हमारे डेटा को हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडम। मॉडम जिसका मतलब ही होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अभी क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा इंटर नेटवर्क है, बीच में एक मॉडम इस्तेमाल किया गया है। तो क्या करेगा? तो जब इस कंप्यूटर से सिग्नल आउट होगा तो वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। ओके, और यहां से एक पब्लिक नेटवर्क स्टार्ट होगा। बेसिकली वो टेलीफोन नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ताकि टेलीफोन लाइन से ओवर होते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो मॉडम काम हो गया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। यानी यहां से डिजिटल में गया, इसने उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, फिर इन स्टेशन पे उसको बैक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो देखते हैं इसकी थ्योरी पे। मॉडम कन्वर्ट डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। ओके, एट द सोर्स मॉडम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक पब्लिक टेलीफोन लाइन। अब पब्लिक टेलीफोन जो लाइन होती है वो एनालॉग सिग्नल को कैरी करती है और कंप्यूटर से जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ वो डिजिटल सिग्नल हुआ है। तो इस डिजिटल सिग्नल को ये मॉडम उस एनालॉग इन पब्लिक टेलीफोन लाइन पे ओवर होने के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और पुनः डेस्टिनेशन पे मॉडम कन्वर्ट सिग्नल बैक टू डिजिटल फॉर्मेट और पुनः उसे ये डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा सो दैट हमारा कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, द डेटा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है मॉडम के बाद सीएसयू और डीएसयू की। तो सीएसयू और डीएसयू भी बेसिकली मॉडम ही होते हैं, बट एक थोड़ा सा अंतर है। सीएसयू का मतलब चैनल सर्विस यूनिट एंड डेटा सर्विस यूनिट, डीएसयू स्टैंड फॉर द डेटा सर्विस यूनिट। तो इस मॉडम का जो जनरल मॉडम था उसका काम था डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और बैक डेस्टिनेशन पे उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पब्लिक टेलीफोन लाइन यूज की गई थी वो एनालॉग सिग्नल को कैरी करती है, लेकिन इसके लिए
CSC DSU are similar to modem, however they send data in digital format across digital telephone loop. इसके लिए जो टेलीफोन लूप होता है वो डिजिटल होता है, ओके, और दे यूजुअली सेंड अ फिजिकल, मतलब ये फिजिकल बॉक्स ही होते हैं जस्ट लाइक द मॉडम, बट दो सेपरेट यूनिट में आते हैं। एक यूनिट को CSU बोलते हैं और दूसरे यूनिट को DSU बोलते हैं, ओके। तो देयर आर नॉट मच मोर डिफरेंस बिटवीन द मॉडम एंड CSC DSU, ओके। यहाँ पे सिग्नल हमारा एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो सिग्नल होता है डिजिटल लाइन पे ही, डिजिटल टेलीफोन लाइन पे ही उसको सेंड किया जाता है थ्रू द CSU एंड DSU। And this is about the multiplexer. It is something important. Multiplexers. मान लीजिए हमारे नेटवर्क में एक सिंगल सर्किट है और हमें वहां पे मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। एक सिंगल सर्किट पे मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो सारे सिग्नल को कंबाइन करने के लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए। उस फैसिलिटी को ही मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है, ओके। दिस अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ वेरियस डेटा साइमल्टेनियसली सच एज वीडियो, साउंड, टेक्स्ट। अब ये जो सिग्नल है जो सिंगल सर्किट पे कंबाइन होकर के ट्रेवल करेंगे, वो वीडियो के रूप में भी हो सकता है, साउंड के भी रूप में भी हो सकता है, और टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, ओके। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का ये वर्क होता है। नाउ अबाउट द कम्युनिकेशन सर्वर। जैसा कि इसका नाम ही है, सर्वर तो है बट ये कम्युनिकेशन सर्वर है, और कम्युनिकेशन में हम डायल इन और डायल आउट जैसा नाम यूज करते हैं। तो एक डायल इन सर्वर हो जाएगा और एक डायल आउट सर्वर हो जाएगा। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा allow users to dial in from remote locations, ठीक है। रिमोट लोकेशन से यह डायल इन की फैसिलिटी को अलाउ करेगा एंड अटैच टू द लैन, और इसकी सहायता से आप अपने लैन से कनेक्ट हो पाएंगे। सपोज दैट योर ऑफिस इन दिल्ली, ओके, दिल्ली में आपका लैन का सेटअप बना हुआ है, ओके, और आप इसमें बेंगलोर में हैं। तो उस समय कम्युनिकेशन सर्वर की मदद से आप अपने दिल्ली वाले लैन में, ठीक है जी, आप डायल इन हो सकेंगे यानी लॉगिंग हो सकेंगे। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द कम्युनिकेशन सर्वर। थिंक हियर सीरियसली। यहाँ पे दो चीज है, X.25 स्विचेस एंड अलग है फ्रेम रिले स्विचेस। स्विचेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम रिले शब्द यूज किया गया है बट ये स्विचेस नहीं है, ओके। तो फ्रेम रिले स्विचेस क्या करते हैं, या X.25 स्विचेस क्या करते हैं वैन में? तो इनका काम होता है X.25 एंड फ्रेम रिले स्विचेस कनेक्ट प्राइवेट डेटा ओवर पब्लिक डेटा सर्किट। इनका काम होता है जो प्राइवेट डेटा है उसको पब्लिक डेटा सर्किट से जोड़ना, ओके, यूजिंग डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल होते ही काफी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। These units are very similar to ATM switches। अभी जो बैक में हमने ATM स्विचेस पढ़ा था, जो एक हाई स्पीड हमें डेटा को ट्रांसमिट होने के लिए हाई स्पीड प्रोवाइड करता था, ओके, उसी की तरह ये हमारा X.25 स्विच होता है या फिर फ्रेम रिले स्विच होता है, ओके। X.25 आज की डेट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बट हैव टू थिंक अबाउट दिस आल्सो। बट द ट्रांसफर रेट ऑफ डेटा इज नॉट कंपेरेबल, ओके। एटीएम स्विच की तरह तो होता है, लेकिन एटीएम स्विच के जैसी जो इफिशियंसी है, जो प्रोफिशियंसी है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, ओके। बट एक्सेप्ट इट इज टू मच बेटर। नाउ अबाउट द फ्रेम रिले। ये फ्रेम रिले स्विच था और ये फ्रेम रिले बेसिकली यहाँ पे एक प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है वे टू कम्युनिकेट, ओके। तो ओरिजिनली जो फ्रेम रिले का जो डेवलपमेंट हुआ था या जो आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार, वो एक प्रोटोकॉल के रूप में था ओवर ISDN इंटरफेस। हर नेटवर्क का इंटरफेस होता है, तो ISDN इंटरफेस के लिए यह एक प्रोटोकॉल के रूप में कंसेप्ट किया गया जो पैकेट स्विचिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करता था।
ओके, जैसे कि राउटर्स, ब्रिजेस एंड नेटवर्क इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमारे यूजर डिवाइसेस, और यूजर डिवाइसेस पे एक जनरली नेम रिफर किया जाता था उसमें, डीटी, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ठीक है जी। तो जो डीटी होती थी हमारे यूजर डिवाइस, अपने यूजर डिवाइस को ही हम डीटी बोलते थे, और जो हमारा नेटवर्क एंड होता था उसको डीसीयू बोला जाता था, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ओके, तो फ्रेम रिले कैन बी आइदर अ कैरियर प्रोवाइडेड पब्लिक नेटवर्क, या कैरियर प्रोवाइडेड पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है, या फिर नेटवर्क ऑफ प्राइवेटली ओन्ड इक्विपमेंट भी हो सकता है, फॉर सर्विंग द सिंगल इंटरप्राइज के लिए। सिंगल इंटरप्राइज का मतलब वो प्राइवेटली ओन्ड होगा। ओके, तो एज एन इंटरफेस टू अ नेटवर्क, फ्रेम रिले इज द सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल एज द X.25। X.25 स्विच भी आता है और X.25 प्रोटोकॉल है। फ्रेम रिले स्विच भी आता है और फ्रेम रिले प्रोटोकॉल भी है। हाउएवर फ्रेम रिले इज मोर स्ट्रीमलाइन प्रोटोकॉल। अगर X.25 की तुलना की जाएगी, उसकी तुलना में फ्रेम रिले एक स्ट्रीमलाइन प्रोटोकॉल है, फैसिलिटेटिंग हायर परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर एफिशिएंसी। ओके, तो ये था अबाउट द वैन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वैन को कम्युनिकेट कराने के लिए ओके हमारे पास जो बेसिक लेवल की जो फंक्शनल डिवाइसेस है वो क्या क्या है, और बेसिकली वो काम क्या करती है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। डिवाइसेस हैं, लेकिन उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांसमिशन मीडिया होनी चाहिए, तो उस मीडिया के बारे में इसके नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेक, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे हम आज मीडिया की बात करेंगे, और चूंकि जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है टू टाइप है, एक गाइडेड होती है, एक अनगाइडेड होती है। जो गाइडेड होती है उसे केबलिंग कहते हैं, और जो अनगाइडेड होती है उसे वायरलेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, वो एज ए केबलिंग को हम इस्तेमाल, और वो केबलिंग हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो यूज करी जाती है उस पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू में जो हमारा लैन था वहां पे कोएक्सियल केबल को यूज करा जाता था। बाद में चल के टेलीफोन सिस्टम में यूज करी जाने वाली ट्विस्टेड पेयर केबल को लैंड ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया गया, और अभी रिसेंटली लैंस के लिए एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे जिसको हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड केबलिंग ऑप्शन के रूप में मौजूद है। तो हमने बहुत तरह की केबल्स को पीछे यूज किया, तो उन केबल्स में कुछ न कुछ ड्रॉबैक रहा करती थी, उनकी स्पीड को लेकर के, उनके डेटा ट्रांसफर को लेकर के, उनमें जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस करके, ये सारी चीजें यहाँ पे एज ए बेसिक प्रॉब्लम आती थी। तो जो उस समय जो हम केबल इस्तेमाल करते थे और अब जो हमारी केबलिंग है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। वो जो केबलिंग है, शुरू में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में चल के UTP का इस्तेमाल किया गया, कुछ हद तक STP का इस्तेमाल किया गया, और एक विकल्प के रूप में हमें मिला है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये जो कोएक्सियल केबल है वो इस तरह की दिखाई देती है। ओके, और ये कॉपर कंडक्टर की बनी होती थी, सिंगल कॉपर कंडक्टर की, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सिंगल कॉपर कंडक्टर की बनी डिस्पोजर। ओके, और इसके ऊपर एक शिल्डिंग लेयर होती थी ग्राउंड वायर के साथ में, और एक आउटर जैकेट भी लगा होता था, लाइक दिस आउटर जैकेट। तो ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी, शुरू में टेक्नोलॉजी आई थी, वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते थे इस कॉक्स केबल को।
थोड़ा सा इसको हम और ज्यादा ब्रीफ करते हैं आपके सामने। गुड। तो व्यूअर्स, जो कोक्सियल केबल यूज में आई थी, ओके, वो दो तरह की आई थी, एक 10-5 थी और एक 10-2 थी। जो 10-5 थी उसको थिकनेट केबल बोला गया और 10-2 थी उसको थिननेट केबल बोला गया। तो इस 10-5 का मतलब है कि इसकी जो स्पीड होती थी डेटा ट्रांसमिशन की वो 10 Mbps होती थी और बेस 5 यानी 500 मीटर तक की डिस्टेंस तक ये डेटा को ट्रेवल करा सकती थी, कैरी कर सकती थी। दूसरी चीज, बाद में जो 10-2 आई उसको थिननेट बोला गया था। इसका मतलब ये 10 Mbps की स्पीड देती थी और 200 मीटर तक की डिस्टेंस कोई डेटा कैरी करती थी और 200 मीटर ना होकर के 185 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कराती थी। इन दोनों में मजे की बात क्या है, इसमें क्या है कि इज नो लॉन्गर इन यूज इन मॉडर्न लैन। अभी जो लैन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसका वो यूज नहीं हो पाए। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि रिप्लेस थिकनेट, यानी जैसे ही 10-2 आया इसने इस थिकनेट यानी 10-5 को रिप्लेस कर दिया। ओके, इसका जो डायामीटर होता था वो काफी छोटा होता था देन दिस 10-5, लेकिन जो 10-5 था वाज द ओरिजिनल इथरनेट केबल। जो ओरिजिनल इथरनेट केबल की बात करी जाती है तो वो 10-5 ही थी, बट इट्स ड्रॉबैक इट इज नॉट यूज्ड इन टुडेज टाइम। ओके, तो इन दिस लेसन हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि कॉक्स केबल दो तरह की थी, 10-5 की और 10-2 की। 10-2 ने 10-5 को रिप्लेस किया। अभी यहाँ पे एक बात आती है कि इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड बट इट इज स्टिल यूज्ड इन सम वेरी स्मॉल लैंड। अब आज की डेट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉक्स केबल्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द करंट केबलिंग स्टैंडर्ड। आज की डेट में जो करंट केबलिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें कॉक्स केबल को कोई लेवल नहीं मिला। ओके, सो दिस इज द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बट जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? वो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी UTP केबल। तो आज जो लैन हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे जो केबलिंग स्टैंडर्ड हमारा वो UTP है। यह UTP टेलीफोन सिस्टम में भी और लैन ट्रैफिक में भी दोनों ही जगह पे इस्तेमाल करी जाती है। यह 4 कलर कोडेड पेयर की बनी होती थी। क्योंकि सारा जो वायर होता है वो स्पेशली कॉपर कंडक्टर का ही होता है और ये 4 कलर कोडेड वायर का मतलब ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, चौथा पेयर हो गया। ओके, ये 4 पेयर और सारी के सारी कलर कोडेड है। ओके, टोटल इसमें जो वायर्स होते थे वो 8 होते थे, 8 वायर कंडक्टर। ठीक है, और ये जो कनेक्शन पॉइंट जिसका हम यहाँ पे देख रहे हैं ये RJ45 का प्लग है। ओके, और अभी जो भी हमारी डिवाइसेस आ रही हैं वो RJ45 जैक के साथ में आती, चाहे हम लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें, उसमें पहले से ही RJ45 जैक होता है और उसमें ये जो RJ45 का प्लग है वो उसमें हम इंसर्ट करके अपने लैन कनेक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। ओके, चूंकि आज जो नेटवर्क में जो डिवाइसेस या जो भी हमारा इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो सभी RJ45 सपोर्टेड मिल रहा है। ओके, अब UTP को कैटेगराइज किया गया। शुरू में UTP आई थी और बाद में आई तो कुछ चेंजेस किया गया। कुछ चेंजेस क्या होता है? UTP को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है हमारी कैटेगरी फर्स्ट, 1 मेगाहर्ट्ज का परफॉर्मेंस मिला। इसका यूज था कि यहाँ पे वॉइस, मेन फ्रेम, डम टर्मिनल, ठीक है, कैरी होता था। ओके, कैटेगरी 2 में क्या किया गया? इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया 4 मेगाहर्ट्ज, कैटेगरी 3 में 10 मेगाहर्ट्ज, कैट 4 में 20 मेगाहर्ट्ज और कैट 5 में 100 मेगाहर्ट्ज का परफॉर्मेंस। और ये 100 MB इथरनेट यूज किया गया। ओके,
अब यहाँ पे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैटेगरी इंप्रूव किया गया है क्या, तो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया और उसके यूजेस को बढ़ाया गया। यहाँ पे 4 MB का यूजेस था, यहाँ पे 10 MB का यूजेस था, यहाँ पे 16 MB का यूजेस था और यहाँ पे 100 MB का यूजेस था। कैट 6 आई तो कैट 6 में ये 1000 मेगाहर्ट्ज का परफॉर्मेंस यहाँ पे हासिल किया गया। ओके, और इस उसका जो यूजेस था वो भी बढ़ा। तो मेनली क्या है, हम कैटेगरी क्यों इंप्रूव करते हैं, ताकि उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए, उसका यूज बढ़ जाए। ओके, ये जो यूटीपी केबल है टुडेस टाइम इट इज मोर पॉपुलर एंड यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस इंडस्ट्री। बट अभी जो हम अगली केबल को स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, जस्ट इट इज द शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब हुआ STP, यानी ये जो हम केबल देख रहे हैं यह STP केबल है। और यह STP केबल चूंकि कॉपर तो जनरली वायर है तो कॉपर कंडक्टर ही होगा। ओके, तो ये टेलीफोन वायरिंग में इसका इस्तेमाल होता था। ओके, बाद में चल करके IBM ने अपने टोकन रिंग नेटवर्क्स के लिए इसका इस्तेमाल किया। ओके, इसका बेनिफिट होता था क्योंकि जो EMI इंटरफेरेंस था, ठीक है, चाहे वो फ्लोरोसेंट लाइट के रूप में हो या पिक्चर्स के रूप में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के रूप में हो, ठीक है, वहां पे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी सिग्नल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। बट यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा है, IBM टोकन रिंग नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अच्छी बात है। STP केबल को डेटा नेटवर्क्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया, बट इट वाज नॉट पॉपुलर। यहाँ पे एक नाम, एक प्रोप्राइटरी नेम है IBM टोकन नेटवर्क, यानी इसको IBM ने अपने लिए डेवलप किया, अपने लिए यूज किया। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसको इंडस्ट्री में जगह, लोकल इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल पाई, तो कुछ इसके सामने ड्रॉबैक्स थे और वो ये है कि STP केबल हैज सेवरल ड्रॉबैक। दैट इज, फर्स्ट इज द may increase at high frequencies, फर्स्ट थिंग, और इस लास्ट थिंग क्या है, कास्ट। ठीक है, एंड फिजिकल साइज ऑफ द केबल। ये जो कास्ट है ये अहम फैक्टर है। आज लोकल नेटवर्क पे इसके कास्ट की वजह से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो आगे की टेक्नोलॉजी पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल लुक लाइक दिस। ओके, इसमें क्या होता था कि यह एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है केबलिंग टेक्नोलॉजी में। फाइबर ऑप्टिक्स एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। यह ऑप्टिकल ग्लास से बना होता है। ओके, इसमें एक सेंट्रल ग्लास फिलामेंट होता है जिसको कोर कहा जाता है, एंड सराउंडिंग लेयर ऑफ क्लैडिंग, बफर कोटिंग, स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स एंड एन आउटर जैकेट, और बहुत सारा प्रोटेक्शन है इसमें। ओके, तो यहां पे जो डेटा हमारा ट्रेवल करता है वो लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है। ओके, डेटा तो लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है। यहां पे जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उन्हें रैपिड पल्स, ठीक है जी, यानी लेजर लाइट पे ट्रेवल कराया जाता है। और वी नो लेजर लाइट की जो स्पीड होती है, जो स्मूथनेस होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, दैट इज टू मच गुड, नॉट गुड, इट इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन इसके सामने भी कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग है, सबसे बड़ी खास बात है कि 2 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक ये डेटा को ट्रेवल करा सकता है। ठीक है, और हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी, इसकी जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो सबसे हाई है। देन जो EMIs है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, ठीक है, इस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है।
एट लास्ट में इसका जो वाइडली यूज किया गया है वो वैन के लिए किया गया है, ठीक है, जबकि यह लैन के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती है। लेकिन कास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, इट इज टू मच कास्टली। ओके, सो कास्ट की वजह से अभी भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है रियल वो वैन के लिए किया जा रहा है, लैन के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारे मीडिया और केबलिंग को लेकर के। यहाँ पे एक बार पुनः हम डिस्कस करते हैं। मीडिया का मतलब ट्रांसमिशन मीडिया से है और केबलिंग का मतलब एक गाइडेड, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में हमारी केबल्स आती हैं और अनगाइडेड में वायरलेस आता है, ठीक है। तो वायरलेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इन दिस लेसन हमने इस चीज को देखा कि कॉक्स केबल, यूटीपी केबल, एसटीपी केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, किस तरह से हमने कॉक्स केबल से शुरुआत करी थी और आज हमारे सामने दो बड़े विकल्प हैं, एक यूटीपी के रूप में विकल्प है और एक फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में विकल्प है। ओके, एंड आवर इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन बोथ केबल्स, यूटीपी एंड फाइबर ऑप्टिक्स। थैंक्स एंड बाय बाय। ओके व्यूअर्स, आज के लेसन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अबाउट सिस्को सर्टिफिकेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिस्को सर्टिफिकेशन। और ये किस वेबसाइट पे हमें शो करेगा, www.baliacity.in पे। उसके नीचे ये क्या लिखा है, एक उड़ान जिंदगी की। क्या है ये, एक उड़ान जिंदगी की। हम इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम ध्यान से देखें, 5 लेवल, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 लेवल। किस चीज का 5 लेवल है ये, आईटी सर्टिफिकेशन का 5 लेवल है। वो लेवल क्या क्या है आप बोलिए, एंट्री लेवल, एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल लेवल, एक्सपर्ट लेवल और आर्किटेक्ट लेवल। ओके, यानी ये 5 लेवल हमारे कहाँ शुरू होते हैं, एंट्री से शुरू होते हैं और आर्किटेक्ट पे जाके खत्म हो जाते हैं। पहले ये एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हुआ करता था, अब ये डिवाइड होकर के एंट्री, एसोसिएट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट हो गया है, राइट। तो ये हमारे 5 लेवल है आईटी सर्टिफिकेशन के। ओके, इनको या इनके एग्जाम का नाम क्या दिया गया है, मान लीजिए एंट्री लेवल हम करते हैं सिस्को से, उसका नाम क्या होगा, CCENT। CC का मतलब सिस्को सर्टिफाइड, ENT का मतलब एंट्री। ओके, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री। एंड एसोसिएट लेवल पे हमें क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो CCNA। CCNA का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। प्रोफेशनल पे हमें क्या करना पड़ेगा, CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। एक्सपर्ट लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ओके, एट लास्ट में न्यूली क्या ऐड किया गया है, आर्किटेक्ट। दिस इज द AR फॉर द आर्किटेक्ट, राइट। तो जनरली हमारे पास जो बेसिक सर्टिफिकेशंस थे वो क्या थे, CCNA था, CCNP था और CCI था। CCNA का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल एंड सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 9 डिफरेंट पाथ्स। सपोज दैट हमने सर्टिफिकेशन तो किया, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से पाथ है जिनसे हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है रूटिंग स्विचिंग पे, सिक्योरिटी पे, वायरलेस पे, वॉइस पे, डिजाइन पे, डेटा सेंटर पे, स्टोरेज नेटवर्किंग पे, सर्विस प्रोवाइडर पे एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन पे। पीछे हमने जो CCNA, CCNP या CCI देखा, तो CCNA हमें करना है तो हम किससे करेंगे, रूटिंग स्विचिंग से करेंगे या सिक्योरिटी से करेंगे या वायरलेस से करेंगे या वॉइस से करेंगे।
यानी ये हमारे वो पाथ हैं, ये हमारे वो सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू हम वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टाइजेशन कहाँ हो जाएगा? राउटिंग स्विचिंग पे हो जाएगा, सिक्योरिटी पे हो जाएगा, वायरलेस, वॉइस, डिजाइन, डेटा सेंटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशंस पे चला जाएगा। इसको एक बार फिर से समझे, ये 9 डिफरेंट पाथ हैं। तो ये क्या था हमारा? सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीएन। सीसीएनए हमने क्या, अगर हमने सीसीएनए कर लिया तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? हमने सीसीएनपी कर लिया तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा या तो राउटिंग स्विचिंग होगा, या तो सिक्योरिटी होगा, या तो वायरलेस होगा, या तो वॉइस होगा, या तो डिजाइन होगा, या तो डेटा सेंटर होगा, या तो स्टोरेज नेटवर्किंग होगा, या तो सर्विस प्रोवाइडर होगा, या सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन पे आते हैं। व्हाट इज दिस एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन? ठीक है, जो पहला था CCENT, इसका मतलब हो गया सिस्को सर्टिफाइड एंट्री, ओके, नेटवर्किंग टेक्नीशियन। E फॉर एंट्री, N फॉर नेटवर्किंग, E फॉर टेक्नीशियन। तो सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्किंग टेक्नीशियन। ओके, अगर हमने CCNT को अगर क्वालिफाई किया है तो हमारी एबिलिटी क्या होगी? हम इंस्टॉल कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे, ट्रबल शूट कर सकेंगे। किसको? एक स्मॉल इंटरप्राइज ब्रांच नेटवर्क, यानी एक बहुत छोटे से नेटवर्क को हम इंस्टॉल कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे और उसका ट्रबल शूट कर सकेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या और कवर करते हैं? बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी को कवर करते हैं। एक वाइड लेवल पे सिक्योरिटी नहीं होती, बट एक बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी होती है जिसे हम कवर करना सीख लेते हैं। सिंपली इसने जो डोमेन कवर किया है वो क्या है? नेटवर्किंग का फंडामेंटल है, वैन टेक्नोलॉजीज है, बेसिक सिक्योरिटी एंड वायरलेस का कॉन्सेप्ट है, राउटिंग एंड स्विचिंग का फंडामेंटल है, एंड कॉन्फ़िगरिंग सिंपल नेटवर्क्स। देन CCNT इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग CCNA। तो ये CCNP करने का मतलब क्या हो गया? हमारे पास एक पाथ बन जाता है कि हम CCNA को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे या उसके सब्जेक्ट को हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट है? यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनारियो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज दिस? CCNP एग्जाम्स एंड रिकमेंडेड ट्रेनिंग। जो इसके लिए रिक्वायर्ड एग्जाम है वो है ICND1। क्या है? दिस इज द ICND1। इसका मतलब होता है इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या है? इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस 1। इसका एग्जाम कोड क्या है? 640822। 640822 ये इसका एग्जाम कोड है। अगर हम ICND1 करते हैं तो हमें क्या एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा? 640822। ठीक है, ओके। अगर हम CCNA पे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो CCNA का मतलब हो गया सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। CCNA का जो बंदा है वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या होगी इफ ही will be able to qualify the examination of the CCNA? तो can install, configure, operate and troubleshoot। जो CCNT वाला बंदा कर सकता है वो CCNA वाला बंदा भी कर सकता है। ओके, बट यहाँ पे मीडियम साइज रूट एंड स्विच नेटवर्क है, वहां पे एक छोटे से ब्रांच ऑफिस को हैंडल करने की एबिलिटी थी और यहाँ पे एक मीडियम साइज के ऑफिस को हैंडल करने की एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी हम अपग्रेड हो जाएंगे, हमारी एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें वायरलेस नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है और सबसे अच्छी बात क्या है, जो रूटिंग के प्रोटोकॉल्स है लाइक रिप वर्जन 2, EIGRP एंड OSPF, इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी पढ़ना पड़ता है। वैन प्रोटोकॉल्स को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फ्रेम रिले, SLIP एंड लैन प्रोटोकॉल्स को एज इथरनेट हम पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की है, ACL को हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द CCNA। ओके,
included also in the CCNP, access control list. ओके, अब CCNA के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो हमें किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे CCNA एग्जाम्स एंड रिकमेंडेड ट्रेनिंग। रिक्वायर्ड एग्जाम यहाँ पे क्या है 640802 CCNA के लिए, ये हमारा रिक्वायर्ड एग्जाम कोड है। यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो ICND 1 की होती है और ICND 2 की, यानी इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 1 एंड इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 2। ओके, या अगर इसको हम 2 बार में एग्जाम देना चाहते हैं तो हम एक बार 640822 एग्जाम को क्वालिफाई करें और उसके बाद 640816 को क्वालिफाई करें, राइट। यानी ICND 1 और ICND 2 दो पेपर को हमें सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमने CCNT पे देखा था कि सिंगल हमें ये पेपर क्वालिफाई करना था और CCNA में एक पेपर हमारा इंक्लूड हो गया 6816, जो क्या है पार्ट 2 है, इंटरनेट वर्किंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 2, राइट। इसीलिए CCNT को एंट्री लेवल एग्जाम कहा गया और CCNA को नेटवर्क एसोसिएट लेवल एग्जाम कहा गया है। एंड फाइनली हम देखते हैं वॉच नेक्स्ट वीडियो। आखिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, CCNA लेक्चर OSI। OSI is the base for any type of the networking, right? जहाँ पे हम 7 लेयर्स की स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर को ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। और उसके बिहाफ पे पूरी नेटवर्किंग हमारी एकदम आसान सी हो जाती है। तो ये हमने पहला लेसन देखा और नेक्स्ट लेसन में हम वेट करते हैं OSI का। ओके, बाय बाय। Yeah viewers, in this lesson we are going to discuss about the CCNA lecture OSI। ओके, हम यहाँ पे OSI लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। Now here we have to understand OSI model. Why do we need the OSI model? And what is OSI, ISO and iOS? हमें OSI मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी और क्या OSI, ISO and iOS में कोई डिफरेंस है? In the OSI model है क्या? तो टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क था तो उसमें प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को एड्रेस कौन करेगा? इसके लिए ISO ने बहुत सारी नेटवर्क स्कीम को रिसर्च किया। नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ISO ने बहुत सारी नेटवर्क स्कीम को रिसर्च किया एंड रिकॉग्नाइज दैट देयर वाज अ नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क मॉडल, और तब उसे महसूस हुआ कि एक नेटवर्क मॉडल की जरूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती थी, बहुत सारे जो नेटवर्क के वेंडर्स थे, जब वो नेटवर्क प्रोडक्ट बनाते थे तो उनकी इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती थी। एक वेंडर नेटवर्क का जो प्रोडक्ट था दूसरे नेटवर्क वेंडर के प्रोडक्ट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। Before OSI model, it was difficult for the vendor to create a network product. तब बहुत डिफिकल्टी होती थी कि वेंडर नेटवर्क के प्रोडक्ट बनाए और वो आपस में कम्युनिकेट करें। OSI जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया था, OSI, ISO एंड iOS क्या है? OSI ओपन इंटरकनेक्शन होता है या इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं। यह एक रेफरेंस मॉडल है। सो OSI इज द रेफरेंस मॉडल। ISO क्रिएटेड दिस मॉडल, इस OSI मॉडल को इस ISO ने क्रिएट किया। एंड व्हाट इज द iOS? iOS इज द इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिस्को राउटर्स। सिस्को जो भी राउटर्स बनाता है उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको iOS कहते हैं। जैसे ध्यान देना है कि ISO ने
OSI रेफरेंस मॉडल को 1984 में रिलीज किया एंड ISO डेवलप्ड 7 लेयर मॉडल एंड इस OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होती थी। OSI मॉडल विल बी यूज थ्रू आउट योर इंटायर नेटवर्क कैरियर, यानी जो OSI मॉडल है हम नेटवर्किंग में CCNA, CCNP या CCI करें, हमारे इंटायर नेटवर्किंग कैरियर में OSI मॉडल इंक्लूड रहेगा। दिस इज द नीड। जस्ट वॉच हियर। OSI मॉडल को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेटवर्क में हम क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफर करते हैं। नेटवर्क में हमारा गोल होता है डेटा ट्रांसफर करना। वो क्या? फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जब करते हैं वो लाइन कहलाता है। फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क करते हैं तो वो लाइन कहलाता है। आगे चल के इसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड हाउ दिस विल टेक प्लेस, यह कैसे होता है? दिस गाइडलाइन गिवन इन OSI मॉडल। जो डेटा ट्रांसफर है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ये कैसे होता है? हाउ दिस विल टेक प्लेस? दिस गाइडलाइन गिवन इन OSI मॉडल, यही गाइडलाइन इस OSI मॉडल में लिखा हुआ है। एंड LAN एंड WAN डिफिनेशंस वर बॉर्न, जहां से LAN और WAN के लिए डिफिनेशंस की शुरुआत हुई, बॉर्न हुआ। अलाउ वेंडर नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर, इसने वेंडर नेटवर्क्स को आपस में काम करने के लिए अलाउ किया। एंड हेल्प्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फंक्शन, क्योंकि पहले जो नेटवर्क फंक्शन थे वो काफी कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको 7 लेयर्स में उसने डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया, जहां से ईच लेयर्स पे काम करना, उसको समझना, उसको मेंटेनेंस देना, ये सारी चीजें काफी इजी हो गई। नाउ अबाउट द एप्लीकेशन, हम पहले से जानते हैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है, नेटवर्क की एप्लीकेशन होती है और इंटरनेट की एप्लीकेशन होती है। इंटरनेटवर्क का मतलब इंटरनेट होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेटाबेस पे काम करते हैं। उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक उसी तरह से नेटवर्क एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं? फाइल ट्रांसफर करते हैं, मेल सेंड रिसीव करते हैं, रिमोट लॉगिन करते हैं या क्लाइंट सर्वर का प्रोसेस करते हैं। उसी तरह से इंटरनेट एप्लीकेशंस में हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हैं या कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं थ्रू वॉइस, वीडियो और डेटा, या स्पेशल इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड को यूज करते हैं। तो ये था हमारी वो एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर पे होती है या हमारे नेटवर्क पे होती है या हमारे इंटरनेट पे होती है। ये स्लाइड्स मैंने यहाँ पे इसलिए डाला ताकि एप्लीकेशन एक लेयर आएगी OSI मॉडल में तो हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे हमारे सामने OSI लेयर में हम देख रहे हैं कि 7 लेयर है, लेयर 7 और लेयर 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट जो हमारी लेयर है वो फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। बट हम लिखते ऊपर से हैं। लेयर 7 से हम स्टार्ट करते हैं और वो क्या है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ये जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं इनको हम होस्ट लेयर कहते हैं। दीज ऑल आर द होस्ट लेयर। ओके, ये हमारी होस्ट लेयर्स है। बट उसके नीचे हमारा हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इनको मीडिया लेयर कहा जाता है। समझ लीजिए ये 7 लेयर्स ISO ने प्रोवाइड किया, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, होस्ट लेयर एंड मीडिया लेयर। अब इस पे हम जो फर्स्ट लेयर थी दैट वाज द एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7। यह क्या करती है? इस एप्लीकेशन लेयर से क्या होता है? तो इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू द इंड यूजर। इसका काम होता है जो हमारे इंड यूजर्स हैं उनको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर। ये कम्युनिकेशन पार्टनर को आइडेंटिफाई करता है। लाइक हमें ईमेल भेजना है तो ईमेल के लिए क्लाइंट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर ईमेल के लिए सर्वर को आइडेंटिफाई करेगा। देन सेकेंड नंबर पे डिटरमाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, तो यह भी चेक करेगा कि ईमेल फोल्डर है कि नहीं। नाउ सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे मेक श्योर दैट सर्वर एंड क्लाइंट आर वर्किंग टुगेदर।
अगर एक साइड में सर्वर है और एक साइड में क्लाइंट है तो वो आपस में वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर की होती है। और इस पे क्या सर्विसेज होती है, जैसे हम यहाँ पे ईमेल की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ईमेल की सर्विस यूज करने के लिए हमें जिन प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ता है, प्रोटोकॉल है एसएमटीपी एंड POP3, यानी एसएमटीपी एंड POP3 एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल्स हैं। हमें फाइल ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास FTP और TFTP जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी मदद से हम फाइल ट्रांसफर करते हैं। रिमोट लॉगिंग के लिए टेलनेट और आर लॉगिंग जैसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिंग के काम आता है। फिर ब्राउजिंग के लिए हम HTTP और HTTPS को यूज करते हैं। नेम रेजोल्यूशन के लिए DNS को यूज करते हैं और IP मैनेजमेंट के लिए DHCP को यूज करते हैं। तो ये इस लेयर की सर्विसेज होती हैं जो इन प्रोटोकॉल की मदद से पॉसिबल होती हैं। अब यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को छोड़ करके सीधे हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गए। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डिक्टेट हाउ टू सेंड द डेटा। इसका काम होता है कैसे डेटा को सेंड किया जाए। So it provide end-to-end logical connection that establish, maintain and terminate virtual connections. इसका काम ही होता है end-to-end logical connection को प्रोवाइड करना, कनेक्शन को प्रोवाइड करना एंड उसको establish करना, मेंटेन करना और जरूरत पड़ने पे टर्मिनेट करना। डेटा ट्रांसफर, यहाँ पे रिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है और अनरिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। क्योंकि इसका काम ही होता है सेंड द डेटा, तो डेटा को जब सेंड करेगा तो रिलायबली सेंड करेगा या अनरिलायबली सेंड करेगा। अगर रिलायबली सेंड करता है तो वहां पे एक प्रोटोकॉल यूज करता है TCP, इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। यह गारंटीड होता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है और बट इसके ऊपर जो ओवरलोड है वो हायर होता है। जबकि सेम वर्क के लिए अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर में कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जो UDP होता है। बेस्ट इफोर्ट डिलीवरी, इस प्रोटोकॉल का काम होता है बेस्ट इफोर्ट डिलीवरी करना बट नॉट गारंटीड, यह गारंटी नहीं देता है। डोंट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता है। सो इसके लिए इसके ऊपर जो ओवरहेड है वो काफी कम होता है। इस लेयर की जो सर्विसेज हैं वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करता है, कनेक्शन मैनेजमेंट में एस्टेब्लिशिंग को यूज करता है, फ्लो कंट्रोल में बफरिंग एंड विंडोइंग को यूज करता है, जबकि रिलायबल ट्रांसपोर्ट में पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और एरर चेकिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। ओके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा नेटवर्क लेयर। व्हाट अबाउट दिस नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर हमारी लेयर नंबर 3 है। इसका काम होता है एड्रेस करना एंड बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना। सो इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू इंड सिस्टम। दो इंड सिस्टम पे इसका काम होता है कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना और बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना। एंड डोमेन ऑफ राउटिंग, यह पूरी तरह से इसका जो डोमेन होता है वो राउटिंग का होता है। ओके, एंड नाउ अबाउट द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ये हमारी लेयर 2 होती है। इसका काम होता है एक्सेस टू मीडिया, परफॉर्म फिजिकल एड्रेसिंग। So this layer provide reliable transit of data across a physical network. Okay, physical link and combine bits into bytes and bytes into frame. इसका काम होता है बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना एंड उस बाइट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना। एंड एक्सेस टू मीडिया यूजिंग मैक एड्रेस, एरर डिटेक्शन, नॉट करेक्शन, LLC and MAC. LLC perform link establishment and MAC perform access method. ओके, ये चीजें हमारे आगे चलने के बाद भी एक एक करके हमें मिलेंगी जहां पे इन सब चीजों को हमें ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट हमारा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को लेयर 1 कहते हैं और इस लेयर का फंक्शन क्या होता है? दिस इज फिजिकल मीडिया थ्रू व्हिच द डेटा रिप्रेजेंटेड एट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। यहाँ पे डेटा हमारा एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है एंड सेंड फ्रॉम द सोर्स होस्ट, उसे सोर्स होस्ट से सेंड कर दिया जाता है टू द मूव बिट्स बिटवीन डिवाइसेस। अब जो जितनी भी डिवाइसेस हैं वहां पे वो सिग्नल वो डेटा बिट्स के रूप में मूव करता है, यानी वहां पे हमें मूविंग बिट्स मिलते हैं। ठीक है जी, जो बिटवीन डिवाइसेस
ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो लेयर 1 हमारी एक फिजिकल लेयर होती है, जहाँ पे हमारी केबल्स, हमारी डिवाइसेस है, कुछ हब या रिपीटर्स, ये सब चीजें यहाँ पे लाइक करती हैं। एंड नेक्स्ट लेसन में हमने जो ब्रेक किया हुआ था, हमने एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस किया, बट प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को डिस्कस नहीं किया। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेसन में हम प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को डिस्कस करेंगे। इस लेयर को इसलिए नहीं शामिल किया गया बिकॉज इनको शामिल करने का मतलब लेक्चर काफी ब्रीफ हो जाता, ओके, तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आती है। सो कंटिन्यू रहिए और नेक्स्ट लेसन का वेट कीजिए, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। थैंक्स एंड बाय बाय। Yeah, hi. In this lesson, we will discuss about the OSI layers at a glance. OSI layers at a glance. It is important for us. Simply, जो हमारी layers होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक जाती हैं और इनकी संख्या 7 होती है। तो हम ऊपर से लिखते हैं, लेयर 7 से शुरू करते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ एक एंड पे हमने ये 7 लेयर लिखी और सेकेंड एंड पे भी हमने 7 लेयर लिखी। यहाँ भी सेम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, देन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर का। तो गाइज, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर हो और यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड कंप्यूटर हो। हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं और डेटा हमारा यहाँ पे मीट करना है। So this is the one computer. We want to send the data from this computer to this computer. Okay. And one thing more important, यहाँ पे यूजर बैठा है, इसने कुछ एप्लीकेशन पे वर्क किया और यहाँ भी एक यूजर बैठा है, उसको जो यहाँ पे इसने वर्क किया या इसने जो एप्लीकेशन इस बंदे को सेंड करी, उसको मिलना चाहिए जिस फॉर्मेट में भेजा गया उसी फॉर्मेट में। लेकिन होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन बिल्डअप होती है, ठीक है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर को जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करती है, अपना हेडर ऐड करके सेशन को भेजती है, सेशन लेयर अपना हेडर ऐड करके ट्रांसपोर्ट को भेजती है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करके नेटवर्क को भेजती है और नेटवर्क अपना हेडर ऐड करके डेटा लिंक को भेजती है और डेटा लिंक अपना हेडर ऐड करके फिजिकल को भेजती है। यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो बिट्स के रूप में आ जाता है। बिट्स के रूप में आने के बाद से वो मूव करता है और मूव करके जब सेकंड कंप्यूटर पे जाता है, यानी इस कंप्यूटर से आउट होता है बिट्स के रूप में, सिग्नल के रूप में, और इस कंप्यूटर पे जब इन होता है तो सबसे पहले वो फिजिकल यानी बिट्स के रूप में रिसीव होता है, देन ये ऊपर को सेंड करती है और ये ऊपर को सेंड करती है, यानी डेटा हमारा फिजिकल से डेटा लिंक पे जाता है, डेटा लिंक से नेटवर्क पे जाता है और नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट पे जाता है। ट्रांसपोर्ट अपना हेडर हटा करके उसको सेशन के पास भेजती है, सेशन अपना हेडर हटा के प्रेजेंटेशन के पास भेजती है और प्रेजेंटेशन अपना हेडर हटा करके एप्लीकेशन को भेजती है। यानी जिस रूप में यहाँ पे डेटा सेंड किया गया था, इसी रूप में यहाँ पे डेटा हमें रिसीव हो जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक हमारी लेयर हैं। ये ऊपर की जो 3 लेयर हम देख रहे हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों हमारी होस्ट लेयर्स हैं। और जो नीचे हम देख रहे हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये हमारे मीडिया लेयर्स हैं। जबकि बीच में जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, यह एक कोर लेयर है। दिस इज द कोर लेयर, जो ऊपर 3 नीचे 3, बीच में कोर लेयर है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने लिखा है हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज एंड WAP, राउटर एंड लेयर 3 स्विचेस। वाह, ये सभी हमारे डिवाइसेस हैं। दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस, हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, वैप, राउटर एंड लेयर 3 स्विचेस। ये हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। ये हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस कैन कनेक्ट, ये डिवाइसेस किस चीज को कनेक्ट कर सकती है? तो हब और रिपीटर कनेक्ट लैन, यानी जब लैन को कनेक्ट करना होगा तो हम हब और रिपीटर को यूज कर सकते हैं। स्विच, ब्रिज एंड वैप कनेक्ट लैन, यानी लैन को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच, ब्रिज और वैप को भी यूज कर सकते हैं। बट जब हमें लैन और वैन दोनों को कनेक्ट करना होगा तो हम वहां पे राउटर या लेयर 3 स्विचेस यूज करेंगे।
तो ये हमारी डिवाइसेस हैं और यह लैन या वैन को कनेक्ट कर सकती है। कौन लैन को करेगा, कौन वैन को करेगा, उसके सामने ये पिक्चर गिवन है। गुड। एक कम्युनिकेशन आता है, दो सिस्टम के बीच में, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन दरअसल ईथरनेट कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखते हैं, अगर हब रिपीटर पे कम्युनिकेशन होता है तो कैसे होता है, स्विच ब्रिज और वैप कम्युनिकेशन कराते हैं तो किस तरह से कराते हैं, राउटर लेयर 3 स्विचेज अगर कम्युनिकेशन कराते हैं तो क्या होता है। तो बेसिकली हब और रिपीटर के लिए क्या है, प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स इथरनेट कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन बोले या इथरनेट कम्युनिकेशन बोले, बात एक है। तो हब और रिपीटर यानी बेसिकली हम यहाँ पे हब को टारगेट करते हैं। हब प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी हब में हमारी स्पीड डिवाइड हो जाती है और डेटा कैन कोलाइड, और यहाँ पे डेटा हमारा कोलाइड कर सकता है। यानी वन टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम पे डेटा को सेंड नहीं कर सकती। क्यों? इट प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स इथरनेट कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि स्विच ब्रिज एंड WAP प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, इसलिए डेटा यहाँ पे कोलाइड नहीं होता, डोंट कोलाइड द डेटा। बट राउटर लेयर 3 स्विचेस में क्या है, प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड डोंट कोलाइड। यहाँ भी डेटा हमारा कोलाइड नहीं करता है। तो व्हाट द डिवाइस इज बेटर, तो हब और रिपीटर प्रोवाइड हाफ डुप्लेक्स, तो नॉट बेटर। ओके, सेम वर्क को हमारा स्विच बढ़िया से काम कर रहा है, प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ पे अपने नेटवर्क के लिए बेटर है कि हम स्विचेस को यूज करें। ये तो हमारा इथरनेट कम्युनिकेशन थ्रू इन डिवाइसेस। आगे है डोमेन किस तरह का हमें मिलता है। अगर हम सेम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डोमेन जो है किस तरह का मिलता है। हब पे जो हमारा डोमेन है या रिपीटर पे जो हमारा डोमेन है, वो क्योंकि डोमेन दो तरह का होता है, एक होता है CD और एक होता है BD। CD का मतलब कोलिजन डोमेन और BD का मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये डिवाइसेस हैं, तो प्रत्येक डिवाइस का अपना कोलिजन डोमेन होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो हब के लिए जो कोलिजन डोमेन है वो सिंगल है और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी सिंगल है। इस सिंगल होने की वजह से इस डिवाइस को आउटडेट कर दिया गया है। लेकिन जब हम स्विच के पास आते हैं, ब्रिज के पास आते हैं, WAP के पास आते हैं, तो स्विच में क्या हम देख रहे हैं, हब के बाद जो दूसरा नंबर स्विच का है उसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका कोलिजन डोमेन सेपरेट है। यहाँ पे सिंगल होने की वजह से एक डिवाइस एट ए टाइम में डेटा भेज सकती है, और यहाँ पे सेपरेट होने की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम में डेटा सेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सिंगल है। तो ऊपर की डिवाइस हम एक लेते हैं राउटर। राउटर में बेसिकली क्या होता है, जो कोलिजन डोमेन है वो भी सेपरेट है और जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी सेपरेट है। ओके, इस कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब इसके बेस को ही हमें ज्यादा यूज भी करना है। यहाँ सेपरेट होने की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट टुगेदर एट ए टाइम, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं कि दिस इज द सिंगल डिवाइस, दिस इज द अनदर डिवाइस एंड बोथ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट टुगेदर। ओके, तो अगर यहाँ पे इनके बीच में कनेक्टिविटी हमने हब को लगा के रख दी है, ठीक है, यहाँ पे हमने हब को यूज कर दिया है और एक डिवाइस हम और भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट इस तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पीसी से ना कनेक्ट होके ये इस हब से कनेक्ट होगा। सिनेरियो को थोड़ा सा हम सही करते हैं। दिस इज वन कंप्यूटर, दिस इज अनदर कंप्यूटर एंड दिस इज द थर्ड वन कंप्यूटर। बीच में हमने एक डिवाइस लगा दी है, दिस इज द हब। इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया और इसको हमने जोड़ दिया, दिस इज द हब। ऐसा है, तो ये डिवाइस अगर डेटा को सेंड कर रही है तो उस पीरियड में ये डिवाइस और ये डिवाइस डेटा को सेंड नहीं कर सकती है ड्यू टू द सिंगल कोलिजन डोमेन। लेकिन अगर यही हमारा डिवाइस जो है स्विच हो जाए, विल बी द स्विच, ये डिवाइस हमारा स्विच हो जाए तो कोलिजन डोमेन हमारा सेपरेट होता है।
यानी एट ए टाइम पे जिस टाइम पे ये डेटा को सेंड कर रही है उसी टाइम पे ये भी डेटा को सेंड कर सकती है, उसी टाइम पे ये भी डेटा को सेंड कर सकती है। ओके, यानी सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है। ये कोलिजन डोमेन सेपरेट क्यों होता है? रीजन होता है कि यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स होता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होता है। ये मेन प्रॉब्लम है। ओके, राउटर की तो बात ही अलग है, दोनों ही सेपरेट हैं, ब्रॉडकास्ट भी सेपरेट है और कोलिजन भी सेपरेट है। एंड ये जो डिवाइसेस हैं वो सारे मॉडल में जो लेयर बनी हो उस पे इनकी पोजीशन क्या है? तो जैसे हब और रिपीटर ये हमारा लेयर 1 डिवाइस बनाते हैं, यानी ये फिजिकल लेयर पे लाइव करते हैं, जबकि स्विच ब्रिज और डब्ल्यूएपी लेयर 2 डिवाइस है, यानी डेटा लिंक लेयर पे लाइव करती है। और जो राउटर लेयर 3 स्विचेस है ये लेयर 3 डिवाइस है, ये नेटवर्क लेयर पे लाइव करते हैं। और जो हमारा फायरवॉल है वो लेयर 4 डिवाइस है, यानी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे लाइव करता है। तो ये हमारे डिवाइसेस की लेयर्ड पोजीशन है। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ट्रैफिक फिल्ट्रेशन। डिवाइस तो वही है बट ट्रैफिक को अगर फिल्टर करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो हब और रिपीटर की बात करेंगे तो कौन फिल्टर द ट्रैफिक? ये ट्रैफिक को फिल्टर ही नहीं कर पाते। ठीक है, स्विच ब्रिज और डब्ल्यूएपी की बात है, वो चूंकि डेटा लिंक लेयर पे लाइव करते हैं ना, इसलिए वहां पे मैक होता है, तो मैक के थ्रू अपने ये फिल्टर को ट्रैफिक मतलब जो भी ट्रैफिक है उसको फिल्टर करते हैं मैक एड्रेस के थ्रू। जबकि राउटर ये आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर करता है और फायरवॉल ये पोर्ट एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ठीक है, तो सारी डिवाइसेस ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करती। हब और रिपीटर का नाम आएगा, दे कांट फिल्टर द ट्रैफिक। ओके, क्योंकि ये ना मैक एड्रेस को समझते हैं, ना आईपी एड्रेस को समझते हैं, ना पोर्ट एड्रेस को समझते हैं, ये डमी डिवाइसेस होती है। बट स्विच के अंदर मैक होता है तो मैक एड्रेस के थ्रू ये ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है, राउटर आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है और फायरवॉल पोर्ट एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है। अब आता है वैन फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स डिस्क्राइब इंटरफेस बिटवीन डीपी एंड डीसी। इस पे हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो देखा यहाँ पे वो ये था कि दिस डिवाइसेस कैन फिल्टर द ट्रैफिक थ्रू पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। ओके, बाय बाय फॉर दिस लेसन।